हाय एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे फ्यूजन फाइनेंस की। अभी इसका मैंने अर्निंग्स कॉल पढ़ा है एंड आई वाज रियली शॉक्ड। इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसमें जो कोई बात नहीं कर रहा है। और मतलब अगर आप इसमें एक इन्वेस्टर हैं या फिर आप इसमें अब पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा मतलब बहुत करेक्ट हो चुका है और ये राइट टाइम है इस बिज़नेस में एंट्री करने का, तो दिस वीडियो विल चेंज योर माइंड। सीरियसली ऐसा ऐसा चीज़ें हो रही हैं ना इस बिज़नेस में जो मैं बहुत कम सुनता हूँ कि जो और फाइनेंशियल कंपनीज में हो रही हैं। सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को डायरेक्टली शुरू करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको तो पता ही होगा, अगर जो ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहा है, कि फ्यूजन फाइनेंस अच्छा नहीं कर रहा है। माइक्रो फाइनेंस में दिक्कत है, समझ आ रहा है, हर कंपनी प्रॉब्लम फेस कर रही है, लेकिन फ्यूजन फाइनेंस इज मतलब ऐसा है कि सारी कंपनीज का अगर हम कंबाइंड करें तो वो प्रॉब्लम इस साइड फेस कर रही हैं और उतना ही सिमिलर प्रॉब्लम फ्यूजन फाइनेंस अकेला फेस कर रहा है। इतना ज़्यादा पैसा खो चुका है ये पिछले 2 क्वार्टर्स में कि उसका हद नहीं है। और इसका इतना पैसा खो चुका है कि इसको अब 550 करोड़ का राइट्स इशू लेके आना पड़ रहा है मार्केट में। इसने कोवेनेंट ब्रीच कर दिए हैं अपने 5 बैंकों के साथ। बहुत बुरी हालत हो रही है फ्यूजन फाइनेंस की इस टाइम पे। तो सबसे पहले एज यूजुअल बिजनेस मॉडल तो क्या ही समझाना है, आपको पता है बैंक का बिजनेस मॉडल क्या होता है। पैसा उठाना है, पैसा देना है। अब माइक्रो फाइनेंस में है सारा का सारा इसका जो लेंडिंग है, मोस्टली मेजरली जो है वो अनसिक्योर्ड में है, वो भी ग्रुप लेंडिंग में है। तो वो सब आपको पता ही है, छोटा टिकट साइज़ होता है, अनसिक्योर्ड होता है। मतलब जब आप पैसा देते हैं किसी को, छोटे छोटे ग्रुप में आप जब पैसा देते हैं तो आप कुछ लेते नहीं हैं कोलेटरल में उस कस्टमर से। तो उसने अगर पैसा नहीं दिया वापस तो आपके पास एंड में कोई चांस नहीं बचता है। आपको क्रेडिट कॉस्ट अपनी बढ़ानी पड़ती है और अपनी जेब से राइट ऑफ करना पड़ता है, आप पैसा खोते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि माइक्रो फाइनेंस ख़राब बिजनेस है, लेकिन अगर आप केयरफुल नहीं है इस बिज़नेस में तो आपकी फ्यूजन फाइनेंस वाले हालत हो जाएगी। और कंपनीज प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, बट द एक्सटेंट टू विच फ्यूजन फाइनेंस इज फेसिंग द प्रॉब्लम इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं। रेवेन्यू इन्होंने बढ़ाया अपना। अगर आप टोटल रेवेन्यू फ्रॉम, सीधे हम टोटल इनकम की बात करते हैं जो आपको चौथे पाँचवें लाइन में मिल जाएगा। तो मैं वाई वाई ग्रोथ की बात करूं तो 23.19% से बढ़ा है। अच्छी बात है यार। मतलब मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रॉब्लम आया है, ठीक है। नीचे आते हैं। नीचे अगर हम आते हैं, डायरेक्टली आप आ जाओ प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड एंड ईयर, आपको थर्ड लास्ट लाइन में वो दिख जाएगा। तो आपको वाई ओ वाई चेंज कितना दिख रहा है? 342.69% नेगेटिव में। नेगेटिव में मतलब पिछले बारी इनका जो Q2 FY24 में प्रॉफिट था वो था 125 करोड़ का, और Q2 FY25 में वो प्रॉफिट है 305, माइनस माइनस 355 करोड़ का। आपने 300 करोड़ रुपए खो दिए हैं। पिछले क्वार्टर में भी आपका लॉस था, इस क्वार्टर में भी आपका और लॉस हो गया है। आपने जब Q2 का रिजल्ट का अपडेट शेयर किया था तो आपने बोला था हम 500 से 550 करोड़ का क्रेडिट लॉस इस बारी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। असली में कितना हुआ इनका जब ये आए? 693 CR का। माय गॉड। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी इस बिजनेस के साथ। वो तो हमको क्लियरली समझ आ रहा है, ठीक है। अभी अभी अब मैं बताता हूँ कोवेनेंट ब्रीच क्या होता है, और कोवेनेंट ब्रीच जब आप करते हैं तो कितना गंदा एक इम्पैक्ट जाता है इन्वेस्टर्स को भी और लोगों को भी। तो कोवेनेंट ब्रीच क्या होता है? लेट्स से फ्यूजन फाइनेंस है। फ्यूजन फाइनेंस क्या करती है? लोन देती है, लेकिन उस लोन को लेने के लिए भी फ्यूजन फाइनेंस को बैंक से पैसा उठाना पड़ता है। तो आज की डेट में 5 बैंक्स ऐसे हैं, इंक्लूडिंग HSBC, एक्सिस, यस बैंक, ICICI एंड सिडबी। तो इन्होंने 500-500 करोड़ का ज़्यादा ईच, मतलब ये पांचों बैंक ने 500-500 करोड़ से ज़्यादा पैसा दे रखा है लोन में फ्यूजन फाइनेंस को। तो जब ये कोई भी बैंक लोन देता है एक ऐसी कंपनी को जो माइक्रो फाइनेंस में लेंड कर रही है, तो वो गार्ड रेल सेट करता है, वो एक कोवेनेंट सेट करता है कि इसको तो ब्रीच नहीं करना है। वो कोवेनेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप इसको और लेमन लैंग्वेज में समझें कि अगर किसी बैंक ने, लेट्स से एक्सिस बैंक ने इसको 500 करोड़ रुपए दिया है फ्यूजन फाइनेंस को कि चलो आप आगे लेंड करो और पैसा कमाओ और हमें भी इंटरेस्ट चुकाओ। तो जब ये आप ये समझो कि वो कंडीशन सेट करी थी कुछ ना कुछ एक्सिस बैंक ने, नहीं पता क्या करी थी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पे, कि एक्सिस बैंक ने 500 करोड़ रुपए फ्यूजन फाइनेंस को लेंड किए थे। तो लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली एक्सिस बैंक ने ये बोला होगा कि आपके, मैं ये कुछ मैं 9% पे आपको लोन दिया है, लेकिन मेरे कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप ये ब्रीच करते हैं तो आपका मैं लेट्स से 11% कर दूंगा इंटरेस्ट। अब वो कंडीशन कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन इसके केस में क्या है, चलो अभी हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि कंडीशन क्या हो सकती है। कि 6 महीने तक आपका अगर GNPA का फिगर 5-6% से ऊपर रहा, लेट्स से 6% से ऊपर रहा, तो मतलब आपकी एक कंडीशन ब्रीच हो गई।
अगर आपका एनएनपीए 3% से ऊपर रहा तो आपकी दूसरी कंडीशन ब्रीच हो गई। और आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, मतलब जितना कैपिटल आपके पास है जो मेंटेन करके चलना पड़ता है 15% का इनको, तो वो अगर ब्रीच हुआ तो हम फिर रेट बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब बैंक बहुत ही ख़राब कर रहा होता है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसके कोवेनेंट ब्रीच होते हैं। तो आपने बहुत कम कंपनीज़ को सुना होगा कि जिसके कोवेनेंट ब्रीच हो रहे हैं। फ्यूजन फाइनेंस के Q1 में भी कोवेनेंट ब्रीच हुए थे, Q2 में भी कोवेनेंट ब्रीच हो रहे हैं। Q1 के ब्रीच का तो इनको वेवर मिल गया है कि चलो बैंकों ने माफ़ करा, छोड़ो आपका हो गया हो गया। Q2 में भी ये कह रहे हैं कि हमको वेवर मिल जाएगा। बट जस्ट द फैक्ट कि इन्होंने कोवेनेंट ब्रीच किया है, आपको समझना पड़ेगा कि बहुत बिजनेस की हालत ख़राब है। इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक अ पोजिशन इन इट राइट नाउ, आई वुड जस्ट सजेस्ट, आप कर सकते हो, अगेन नो रिकमेंडेशन, आपकी मर्जी, बट इफ़ आई वर यू, आई वुड जस्ट सिंपली वेट फॉर द कंपनी टू डू बेटर। ये इसको राइट्स इशू रेज करना पड़ गया यार 550 करोड़ का। इसके कैपिटल, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, इफ़ आई टेल यू अबाउट इट, जो पहले 27-28% का होता था वो 24% पे आ गया है। अभी भी कैपिटल है इस कंपनी के पास, ऐसा नहीं है, लेकिन सबको पता है जो इन्वेस्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबको सेटिस्फाई करने के लिए ये राइट्स इशू लेके आ रहे हैं 550 करोड़ का, जिससे इक्विटी आपकी डाइल्यूट होने वाली है। अभी अब क्या ही बोलें, कुछ है नहीं बोलने को। चलो अभी हम बात करते हैं इसका कस्टमर लेवरेज का। पिछली बार जब मैंने इसकी बात करी तो इस स्लाइड पे थोड़ा फोकस मैंने किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पूरा माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो प्राइमरी प्रॉब्लम है, इट्स नॉट कि कस्टमर आपका पैसा नहीं दे रहा है। आपको सर्फेस लेवल पे जाके सोचना है कि कस्टमर पैसा क्यों नहीं दे रहा है। कस्टमर पैसा इसीलिए नहीं दे रहा है बिकॉज दैट कस्टमर इज ऑलरेडी वेरी मच ओवर लेवरेज्ड। उसने आपके अलावा 3-4 और फाइनेंस के कंपनीज से, माइक्रो फाइनेंस की कंपनीज हो या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जो इनको लोन दे लेते हैं, तो वहाँ से उसने आप 40,000 आपसे उठाया है, तो 30,000 वहाँ से उठाया है, तो 50,000 वहाँ से उठाया है। अब वो उसका जो टोटल सर पे उसका कर्जा है वो हो चुका है 1-1.5 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर। तो वो कैसे आपका लोन चुकाएगा? ओवर लेवरेजिंग हो रही है पूरे माइक्रो फाइनेंस में जो छोटे छोटे कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो, आपको जो पहला टेबल दिख रहा होगा उसके भी आप लास्ट में चले जाओ, अस प्लस ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और अस प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या? अस मतलब फ्यूजन फाइनेंस, प्लस एंड ग्रेटर देन मतलब फ्यूजन फाइनेंस। ऐसे कितने परसेंट ऑफ कस्टमर्स हैं जिन्होंने फ्यूजन फाइनेंस अस पैसा लिया है फ्यूजन फाइनेंस से, प्लस और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब 3 और कस्टमर्स, 3 और बैंक से पैसा लिया है। इतने हैं। पिछले मार्च 2024 में 31.5% था ये फिगर। मतलब पिछले क्वार्टर में जब इन्होंने रिजल्ट निकाला तो 31.5% कस्टमर्स फ्यूजन के ऐसे थे जिन्होंने फ्यूजन के अलावा 3 और बैंक से पैसा ले रखा है, और 16.9% कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने फ्यूजन के अलावा 4 और बैंक से पैसा लिया। मतलब 5 से हो गया है तो 5-6 भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा ना, ग्रेटर देन 4 है। लेकिन सितंबर में आते आते चलो इन्होंने एटलीस्ट ये तो अच्छा किया कि जो इनके अस+3 कस्टमर्स थे उन्होंने ये 31.5 से कम करके ये 21.7% पे ले आए हैं। मतलब आज की डेट में 21.7% कस्टमर फ्यूजन के ऐसे हैं जिन्होंने फ्यूजन के अलावा 3 और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया हुआ है उधार में। तो अभी भी लेवरेजिंग आपको ज़्यादा ही लगेगी। और 9.7% कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने फ्यूजन के अलावा 4 और से लिया है। मतलब 5 लेंडर्स हैं उसके कस्टमर के ऊपर ऑलरेडी। तो वो कहाँ से लोन आपका वापस करेगा? पार की मैं बात करूँ, पोर्टफोलियो एट रिस्क। पोर्टफोलियो एट रिस्क कितना क्या होता है कि कितना पैसा आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स पे, डिवाइडेड बाई कितना आपने उनको लोन दिया था। मतलब आपने अगर 3 कस्टमर्स हैं, तीनों को 50-50 हज़ार, 4 कस्टमर्स हैं, चारों को 50-50 हज़ार का लोन दिया था, तो आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या फिगर आएगा? 2 लाख का, ठीक है। क्योंकि आपने टोटल लोन तो 50 का दिया, लेकिन कस्टमर ए ने 20,000 वापस कर दिया था, 30,000 उस पर अभी भी आउटस्टैंडिंग है। कस्टमर बी पे अगर फिर 30,000 उसने वापस कर दिया था, 20,000 आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग अगर चारों का अभी 1 लाख रुपए बच रहा है, मतलब चारों ने अभी 1 लाख रुपए मिला के तो दे दिया, लेकिन चारों का अभी आउटस्टैंडिंग, मतलब टोटल का अगर हम बात करेंगे तो चारों को कंबाइन करेंगे तो मतलब 1 लाख रुपए अभी इन चारों कस्टमर से मिला के आना है। तो हम क्या करेंगे? पार जीरो प्लस, मतलब एक भी दिन अगर डिले हो गया वो ये अपनी या IGMI पेमेंट आनी थी नहीं आई,
ज़ीरो डे पे आनी थी, नहीं आई, अगर वन हो गया मतलब ज़ीरो प्लस वन हो गया तो हम बोलते हैं कि पार ज़ीरो जो है वो एक परसेंटेज फिगर है। कितना, वो कैसे निकालते हैं, 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो 50% अभी पैसा बाकी है पार ज़ीरो में। ठीक है, तो पार ज़ीरो आपको यहाँ पे दिखेगा, जो ऑल इंडिया पार ज़ीरो आप देखो कितना है, 14.9%। यार ये बहुत ही ज़्यादा होता है, क्या कर क्या रहा है ये बैंक, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। 14.9 तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है, मेरे लिटरली कुछ बहुत रिस्की अभी खेल चल रहा है फ्यूजन में। ठीक है, अगर मैं की स्ट्रेंथ की बात बताऊं, कंसिस्टेंसी इन्होंने लिखा तो है कंसिस्टेंसी, बट लग नहीं रहा है यहाँ पे कंसिस्टेंसी। एयूएम का ग्रोथ तो फिर भी इन्होंने क्यू लेवल पे दिखा रखा है कि चलो Q2 FY24 से और Q2 FY25 में आते आते एयूएम इनका 15.4% से बढ़ा है। बट एयूएम और डिसबर्सल में फ़र्क होता है। एयूएम होते हैं आपके सारे एसेट्स, और लेकिन डिसबर्सल आपका सिर्फ लोन होता है जिससे आप एकदम जो ऑपरेटिंग इनकम है वो कमाते हैं। तो डिसबर्समेंट आप देखो अगेन, एएम तो आपने दिखा दिया 15.4% का ग्रोथ, वाह मज़ा आ गया, लेकिन डिसबर्समेंट आप साइड में देखो 29.515% से डिक्लाइन किया है। तो डिसबर्समेंट डिक्लाइन किया है, ये अच्छी बात है, मुझे लग रहा है कि अच्छी बात है, बिकॉज जब प्रॉब्लम सिर्फ ऑलरेडी जूझ रहा है ये बैंक, सारा इसका क्रेडिट कॉस्ट में सारा का जितना इसने कमाया पिछले कई सालों में सारा का सारा ये राइट ऑफ में पैसा डुबा रहा है, तो इसको डिसबर्समेंट कम ही करने पड़ेंगे। आज ये डिसबर्समेंट कम नहीं करेगा तो ये आगे जाके और बैड लोन्स में कन्वर्ट होंगे। तो वो सिंपल सा फॉर्मूला है, जहाँ पे एसेट क्वालिटी में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रॉब्लम आया, कोई एक बहुत लंबे टाइम तक वो प्रॉब्लम रहा, तो अपने डिसबर्समेंट में अपने आप ही कटौती कर देते हैं। मतलब ग्रोथ में अब ये इनका दिमाग ग्रोथ में नहीं घूमेगा, ग्रोथ पे फोकस्ड नहीं है अभी ये बैंक। ऑब्वियसली ना, डिसबर्समेंट ही इसने कम कर दिया तो आपको समझ आ रहा है ग्रोथ पे तो ध्यान नहीं है इसका। अभी ये ध्यान होगा इसका अपनी एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करने में, और जो स्टेज 2 और स्टेज 3 में एसेट्स पड़े हुए हैं, जो आपका डीपीडी बकेट्स होती हैं, डीपीडी 60 टू डीपीडी 90 में जो लोन्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, मतलब ऐसे कस्टमर्स जिनका लोन 60 दिन उनका जो ईएमआई आ जाना था लेकिन 60 डेज तक अभी भी नहीं आया है, 60 दिन हो चुके हैं, तो वो 60 डीपीडी 60 में चला जाता है। तो वहाँ पे लोन्स को मतलब सही करने के पे है इसका सारा फोकस, उन लोन्स की क्वालिटी, उन कस्टमर्स का ये बैकवर्ड फ्लो करेंगे। 60 डीपीडी 60 में पड़े थे तो उसको डीपीडी 30 पे लेके आएंगे, फिर डीपीडी 0 पे लेके चले जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी बैंक के लिए। तो सारा का सारा ध्यान इसका अभी, जैसे मैंने बताया, इसके डिसबर्समेंट पिछले क्वार्टर में इसने 2987 रुपीज़ डिसबर्स किए थे लोन्स में, और अभी एक क्वार्टर में इसने कितने 1661 पे आ गया, 1600 पे आ गया। तो मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि किस हद तक परेशानी है इस बैंक में अभी। बाकी की रेशियोज़ की बात करते हैं, की रेशियोज़ में भी सारा ऊपर नीचे हो रखा है हिसाब किताब। तो मार्जिन एनालिसिस अगर हम करें, मैं क्यू में कर रहा हूँ, वाई ओ आई में आप खुद कर लेना। नीचे वाले जो ग्राफ्स हैं वो वाई ओ आई के हैं, क्यू मैं ऊपर के बता रहा हूँ, पिछले वाले स्लाइड में भी सेम था। तो मार्जिन एनालिसिस आप देखें तो पोर्टफोलियो यील्ड कितना है इनका, जो पर्पल कलर से इन्होंने लाइन दिखा रखी है, 21.7 था पहले, 21.9 हुआ, अभी कितना हो गया 21.5। तो कोई बहुत ज़्यादा अभी बुरी बात नहीं है पोर्टफोलियो यील्ड की अगर मैं बात करूँ सिर्फ। लेकिन जो इन्होंने एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोविंग जो इनकी आप बोले ऑरेंज कलर से दे रखी है, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोविंग इनकी कम हुई है, तो वो एक अच्छा साइन है, पर बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई हैं, कॉम्पनसेट तो नहीं करेगा जितने भी बुरी चीज़ें चल रही हैं इस बिज़नेस पे को लेके। और जो इनका बीच का बचता है जिसे हम कहेंगे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो यही होता है कि आपने पोर्टफोलियो यील्ड कितना कमा रहे हैं आप कस्टमर से, और आपकी बोरोविंग कितनी है आपके लेंडर्स से, तो बीच का जो आप कमाते हैं वो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। वो कितना है अभी 11.5 का, वो भी मतलब ठीक है, कोई अच्छा 11.5 का फिगर अच्छा होता है, लेकिन क्या करें जब आपकी एसेट क्वालिटी ख़राब है तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है। अब कॉस्ट टू इनकम आप देखें बगल में तो आपको दिख रहा होगा 36% था एक साल पहले Q2 FY24 में, जो अभी खींच के ये 40.4% पे ले गए हैं। तो वो इसीलिए ले गए हैं, मैं आपको बताता हूँ टू बी वेरी स्पेसिफिक। ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि इन्होंने क्या किया ऐसा। ठीक है, इसका रीज़न तो बेसिकली यही था कि इनकी जो डीपीडी बकेट्स हैं, हाँ, रोबस्ट टीम ऑफ 550 प्लस फोकसिंग ऑन 60 प्लस डीपीडी। तो जो इनका 60 प्लस डीपीडी मैंने आपको बताया, ऐसे ऐसे कस्टमर्स जो जिनको ईएमआई आए हुए, जिनका आ जाना था लेकिन 60 दिन तक अभी नहीं आया है, 60 डेज और हो चुके हैं, तो वो डीपीडी 60 में चले जाते हैं। अब बहुत रिस्की हो जाते हैं वो लोन्स, बिकॉज डीपीडी 60 के बाद क्या आता है, डीपीडी 90, विच मीन्स आपका लोन नॉन परफॉर्मिंग हो चुका है एंड इट विल बी नाउ इंक्लूडेड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो उस केस में क्या होता है,
आपको जो 60 टू 90 वाले डीपीडी है ना, आपको सारी जान वहीं लगा देनी है कि यार ये 60 टू 90 वाले डीपीडी से 90 प्लस में ना चले जाएं। तो सारा का 50 प्लस इन्होंने स्ट्रॉन्ग टीम बना चुके हैं। ये कलेक्शन में हायर कर रहे हैं, रिसोर्सेज में हायर कर रहे हैं। बहुत एक मतलब जैसे एक पहला जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर हुआ करता था, वो अगर बहुत लोगों को देखता था पहले, बहुत कस्टमर से डील करता था, तो अभी वो उसका सिर्फ 30 पे आ चुका है, 380 पे आ चुका है। रिड्यूस्ड कस्टमर हैंडलिंग या रिलेशनशिप टू 380 नाउ। तो मतलब इन्होंने ज़्यादा लोग हायर किए हैं। तो अगेन, जब ज़्यादा लोग आप हायर करते हैं तो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगा, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगा तो आपके इनकम के अगेंस्ट आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ जाता है। तो उन्होंने कॉस्ट टू इनकम रेशियो 40.4% का इसीलिए बढ़ा है, जो जब तक ये बढ़ा हुआ रहेगा, जब तक इनका एसेट क्वालिटी खराब सही नहीं हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। बाकी बाकी जीएनपीए की बात करो, मतलब रियली क्या ही बोलें, जीएनपीए का 9.4 पे चला गया इसका जीएनपीए। और एनएनपीए की अगर हम बात करें तो 2.4 पे चला गया एनएनपीए। और जो इनका मैंने बोला था ना, कोवेनेंट ब्रीच हुआ है डिफरेंट डिफरेंट लेंडर्स से, तो कंपनी ने एग्जैक्ट तो नहीं बताया कि क्या कोवेनेंट था, क्या कंडीशंस थी, लेकिन उन्होंने ये बताया जो कंडीशंस थी दे वर रिलेटेड टू जीएनपीए, एनएनपीए एंड रेटिंग्स डाउनग्रेड, क्योंकि इनको केयर ने सितंबर में रेटिंग भी डाउनग्रेड किया था। तो होता है ना, बैंक्स ने जिनको फ्यूजन ने जिस बैंक से पैसा उठाया है, अगर वो बैंक बोलेगा भाई आज तेरी रेटिंग अगर अच्छी है तो मैं कम इंटरेस्ट पे तुझे लोन दे रहा हूँ, लेकिन जब तेरी रेटिंग ख़राब हो जाएगी आगे जाके तो तेरा इंटरेस्ट मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत कॉमन चीज़ होती है। यूजुअली ऐसा देखा नहीं गया है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बिजनेसेस फॉलो करता हूँ, बहुत ही कम बार मैंने ऐसा देखा है कि कॉवेनेंट ब्रीच होते हैं। लेकिन जब वो ब्रीच होते हैं तो आपको समझना है भैया प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे चल रही है। तो एनएनपीए और जीएनपीए का इनका देखो, आप खुद ही देखो, 9.4 पे जीएनपीए चले गए हैं, एनएनपीए 2.4% पे है। तो ऑब्वियसली कोवेनेंट भी ब्रीच हुआ है, और कोवेनेंट ब्रीच ना भी हुआ हो तो आइसोलेशन में भी अगर हम इनको देखें तो दीज आर जस्ट पथेटिक नंबर्स। क्वालिटी पे, एसेट क्वालिटी पे ध्यान बिल्कुल नहीं था बैंक का, साफ समझ आ रहा है। किसी एनालिस्ट ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि आप अभी ये पूरा क्लीन अप एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, तो आपको क्या एक ऐसी डिफिशियंसी लगी है आपके सिस्टम्स में, आपकी प्रोसेसेस में, जो आप शेयर करना चाहें। एंड द मैनेजमेंट इज़ सो मतलब बोल्ड, क्या फॉर द लैक ऑफ बेटर टर्म, कि हमें कोई डेफिशिएंसी नहीं लगी। अरे भैया, अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं थी आपके प्रोसेसेस में तो आपका जीएनपीए 9.4 पे क्यों है? मतलब हमको समझ आ रहा है पूरा सेक्टर परेशान है माइक्रो फाइनेंस का, बट आपको कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रही है वो प्रॉब्लम, आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हैं। दिस इज़ जस्ट बी एस इन माई ओपिनियन। कोई वी डिडंट फाइंड एनी डिफिशियंसी। वाओ। सी आर ए आर की हम बात करते हैं, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, मतलब कितना कैपिटल आपको सेट असाइड करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू द लोन्स दैट यू गिव। तो जितना ज़्यादा कैपिटल एडिक्वेसी बहुत ज़्यादा होगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, तब तो ऐसा लगता है कि यार सारा का सारा कैपिटल बैंक ने रोका हुआ है अपने पास, उसको डिसबर्स नहीं कर रही है। तो इसका पहले पिछले साल Q2 FY24 में 28.8% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था, जो अब गिर के 24.4% का हो गया है। और 500 करोड़ का इन राइट्स इशू भी लेके आएंगे तो कैपिटल एडिक्वेसी तो बढ़ जाएगा, लेकिन इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी अगर ये थोड़ा बहुत मैनेज करके चलता। इसने बिल्कुल मैनेज नहीं किया फ्यूजन फाइनेंस का, तो साफ क्लियर समझ आता है, मेरा यही ओपिनियन है कि इसने बिल्कुल मैनेज करके नहीं चला। दैट्स वाई दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू सीईओ नाउ। अभी मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम है। अब जो लोग मुझे कहते हैं, डीएम करते हैं कि यार फ्यूजन गिर गया गिर गया गिर गया, मैं इसमें अभी पोजीशन बना लूँ, मैं 2-3 साल वेट कर सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि यार 2-3 साल आपको ऐसी कंपनी में क्यों वेट कर रहे हैं जो क्लियर साइंस ऑफ ट्रबल शो कर रही है, क्लियर साइंस ऑफ एक्सेसिव ट्रबल शो कर रही है। क्लियर साइंस ऑफ ट्रबल तो बहुत कंपनी शो कर रही है, लेकिन इस कंपनी में अच्छा क्या हो रहा है? अभी एक भी चीज़ आपको ऐसा दिख रहा है कि जो आपको एक कंफर्ट दे कि यार अभी मैं पोजीशन बना के बैठता हूँ? भैया नहीं, पूरा सेक्टर खराब है। तो और ये तो मतलब उस सेक्टर में सबसे ज़्यादा अगर बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा परेशानी किसे हुई है, तो अनडाउटेडली वो फ्यूजन को हुई है। तो और भी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे बैंक्स का, EASF की मैं बात करूं, अरमान की बात करूं, प्रॉब्लम्स वहाँ भी है। उसको भी आगे देखेंगे, रिजल्ट मैंने अच्छे से नहीं देखा है, क्या पता सिमिलर ही प्रॉब्लम हो उनकी, इसीलिए मैं फ्यूजन पे ज़्यादा अभी बोल रहा हूँ। तो आपको लगेगा अरे यार फ्यूजन को सिंगल आउट क्यों कर रहा है? अगर अरमान के भी ऐसे रिजल्ट रहेंगे तो मैं उसको भी ऐसे सिंगल आउट करूँगा। सो अगेन, नो रिकमेंडेशन व्हाट्सोएवर, ये चैनल रिकमेंडेशन का बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको पैसा निकालना है या आपको अभी पोजीशन बनानी चाहिए। मैं आपको सिर्फ बिजनेस सेंस से बोलूँगा, प्लीज़ एटलीस्ट इसका कुछ सही होने का वेट करो, बिकॉज अभी बिल्कुल सही नहीं कर रहा है बिजनेस। आपको कब पोजीशन बनानी है, नहीं बनानी है, देखना भी नहीं है, वॉच लिस्ट से हटाना है, आपकी मर्ज़ी। बट आई एम पर्सनली वेटिंग फॉर थिंग्स टू एटलीस्ट
गेट बेटर और द रिजल्ट्स टू शो एटलीस्ट कि हम इम्प्रूव करना शुरू कर चुके हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है इस बैंक के साथ। तो आई थिंक ये सारे डिस्कशन था इसके ऊपर। डायरेक्ट असाइनमेंट भी इन्होंने रेज़ किया। अभी ये सारा का सारा पैसा पता है कहाँ से ला रहे हैं? जैसे मैंने एच डी एफ सी के केस में बात किया था कि उनका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हाई हो गया था बहुत, बिकॉज उन्होंने रिवर्स मर्जर किया था एच डी एफ सी लिमिटेड के साथ। तो वो अपने लोन बुक को काट रहे हैं, उन्होंने जो लोन दिए थे वो डायरेक्टली काट रहे हैं और किसी और को बेच रहे हैं। कि वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जो आपने लोन दिए हैं वहाँ से आपको बहुत इंक्रीमेंटली पैसा आता है, ग्रेजुअली पैसा आता है, हर महीने आपकी ईएमआई आती है कस्टमर से। तो आपका जो लोन का बुक है वो बहुत देर में रीपे होता है। तो आप क्या करते हैं, थोड़ा अपना बुक काट देते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करके डायरेक्टली किसी और कंसोर्टियम को या फिर किसी भी इंडिविजुअल और लेंडर को भेज देते हैं। वो आपको डायरेक्टली इमीडिएटली उतने पैसे दे देता है। थोड़ा फीस और थोड़ा एडजस्टमेंट्स भी होते हैं, क्रेडिट इन्हेंसमेंट अगर किया है तो एडजस्टमेंट कम होते हैं, वो सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन डायरेक्ट असाइनमेंट लोग तब करते हैं, कंपनीज तब करती हैं जब या तो उनको क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अपना मैनेज करना है जस्ट द वे एच डी एफ सी बैंक इज़ डूइंग, और या तो उनके पास पैसा ख़त्म हो गया है तो वो डायरेक्टली अपनी जो लोन बुक है उसको बेच देते हैं। फिर इनका रिस्क भी चला गया लोन बुक के साथ कि आगे जाके वो 10-15 साल बाद लोन वापस आता नहीं आता, वो रिस्क भी अब चला गया। और जो इन्होंने डायरेक्ट असाइनमेंट से तुरंत अपना लोन बुक खाली किया है तो उनको इमीडिएट कैश भी मिल जाएगा। तो Q2 में इन्होंने 1513 CR रेस किए, उसमें से 435 CR का इन्होंने डायरेक्ट असाइनमेंट किया था। और H1 में इन्होंने टोटल 4060 करोड़ रुपए रेस कर चुके हैं, उसमें से डायरेक्ट असाइनमेंट 915 करोड़ का था। तो काफ़ी डिपेंडेंट हैं अभी ये डायरेक्ट असाइनमेंट में। और अभी ये फोकस किस पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं MSME पे ये फोकस कर रहे हैं अब, बिकॉज MSME इनका 78% सिक्योर्ड है। तो आपको ये समझना है कि यार जब अनसिक्योर्ड में दिक्कत आ रही है तो हर बैंक मुंह धो के हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा सिक्योर्ड एसेट्स के। इसीलिए मुझे जो हाउसिंग कंपनीज़ है ना उन पे थोड़ा अब ऐसा लग रहा है कि यार कंपटीशन बढ़ने वाला है, बिकॉज जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो जिनका ज़्यादा एक्सपोजर स्टिल माइक्रो फाइनेंस में ही होता है, वो अब शिफ्ट करने लगे हैं अपने व्हीकल फाइनेंस पे या फिर सिक्योर्ड लेंडिंग पे, बेसिकली लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी और हाउसिंग फाइनेंस पे। तो बहुत सारा कंपटीशन, बहुत सारा सप्लाई आ रहा है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ का। तो उसके ऊपर भी कभी और बात करेंगे। अभी एक लास्ट पॉइंट इसमें मैं डिस्कस करता हूँ। जब एक कंपनी इतनी प्रॉब्लम्स फेस करती है जैसे फ्यूजन फाइनेंस फेस कर रही है तो उसकी प्रायोरिटीज सुनो। 3 प्रायोरिटीज़ कंपनी ने लिस्ट करी हैं, तीनों में देखो, पहला इम्प्रूविंग आईटी कैपेबिलिटीज़ ताकि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाए, बिकॉज आईटी अगर आप सारा काम ऑनलाइन करेंगे, सारा तो नहीं हो पाता है लेकिन मैक्सिमम काम अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रहेगा और आपका जो पैसा है वो पैट में थोड़ा थोड़ा बच जाएगा। ठीक है। दूसरा ये फोकस कर रहे हैं फील्ड पर्सनल मैनेजमेंट में, ताकि आपके कलेक्शंस बहुत अच्छे से हों, आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी ख़राब ना हो। 97% है इनकी शायद कलेक्शन एफिशिएंसी, अभी इन्होंने ऐसा दी नहीं है स्पेसिफिक, तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू से ऑन इट। बाकी तीसरा ये फोकस कर रहे हैं रिस्क कंट्रोल पे, ताकि आगे जाके ये जो लोन्स हैं ये नॉन परफॉर्मिंग ना हो और पूरा रिस्क कंट्रोल करके चलें ताकि इनको आगे जाके दिक्कत ना हो। तो 3 पॉइंट मैंने बताए, इंप्रूविंग आईटी कैपेबिलिटीज़, फील्ड पर्सनल मैनेजमेंट एंड रिस्क कंट्रोल। अब आप मुझे ये तीनों मैंने आपको बता दिए, अब आप मुझे ये रिप्लाई करो कि इन तीनों में एक भी पॉइंट ग्रोथ पे फोकस्ड था? एक भी पॉइंट इसमें ऐसा नहीं कहा कि वी आर फोकसिंग ऑन ग्रोथ। पहला था आईटी कैपेबिलिटीज इंप्रूव करेंगे जिससे हमारा बॉटम लाइन इंप्रूव हुआ, ग्रोथ पे कोई फोकस नहीं। फील्ड पर्सनल मैनेजमेंट का ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, रिस्क कंट्रोल का ग्रोथ से कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है किसी का भी। तो जब एक कंपनी फ्यूजन फाइनेंस के जैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रही है तो वो अपनी प्रायोरिटीज़ में ग्रोथ को रखती ही नहीं है, आपको ये समझना है। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। और आप माइक्रो फाइनेंस में और भी कोई कंपनीज़ है ना तो उसका आप एनालिसिस खुद भी कर सकते हो। इतनी जो मैंने आपको इतनी सारी कंपनीज़ को जो एनालाइज करके बताया है तो आई डोंट थिंक आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत उनमें होनी चाहिए। कभी और पकड़ के मैं कर दूंगा, बिकॉज फाइनेंस की कंपनी करते करते मैं खुद भी बोर हो जाता हूँ, दैट्स अ फैक्ट। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं आपसे। इस वीडियो के लिए इतना ही था। कोई कमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई फ्यूजन को लेके कोई समझना है, कोई और पैरामीटर को कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल ऑल्सो फील फ्री टू रिस्पॉन्ड टू यू गाइस। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।